बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस चैप्टर नंबर 18 का आगाज करना है और नेशनल बुक फाउंडेशन में ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ख़ास तौर पर इंटरफेरेंस के हवाले से बहुत सारी मालूमात जो है वो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे और सबसे बढ़कर के इसमें एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट गालबन वो लेक्चर नंबर 2 ही होगा। अभी लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। वो होगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कि यंग का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था यानी लाइट की इंटरफेरेंस के हवाले से, उसके हवाले से भी हम जो है लेक्चर नंबर 2 में आप अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर का। एक छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। व्हाट इज डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन क्या होता है और इंटरफेरेंस क्या होता है। ऑल्दो कि ये दोनों चीजें आपने 10th और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी कि ये क्या होती हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा आपको दोबारा जो है इस बारे से थोड़ा सा आगाह कर दूं। स्टूडेंट्स, जहां तक डिफ्रैक्शन से मुराद है, डिफ्रैक्शन, व्हाट इज डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन कहते होते हैं जब एक वेव किसी भी ऑब्स्टेकल पे जाके रुकती है तो उसके किनारों में जाकर वो सर्कुलर वेव का पैटर्न जब जनरेट करती है, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। यानी फर्ज करें, अगर आपको याद होगा रिपल टैंक एक आपने 10th क्लास में पढ़ा था, तो उसमें यूं था कि जब वेव जनरेट हो रही थी आपकी, और अगर आप उस वेव जो जनरेट हो रही है उसके आगे दो ऑब्स्टेकल्स रख लें, जैसे एक ऑब्स्टेकल ये रखा और एक ये रखा, और आप ये देख रहे थे कि उसके इर्द गिर्द जो है वो सर्कुलर वेव जनरेट हो रही थी, और जैसे जैसे वो आगे जा रही थी सर्कुलर वेव का दायराकार बड़ा होता जा रहा था। दिस बेंडिंग ऑफ वेव इज नोन एज डिफ्रैक्शन। इसको हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। ये एक ऐसा फिनोमिना है जो वेव की टेस्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आपने ये टेस्ट करना हो वेदर दिस इज वेव और नॉट, आपका सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना ये डिफ्रैक्शन होता है कि वेव जब भी किसी ऑब्स्टेकल से या किसी किनारे से टकराए तो उसके इर्द गिर्द जो है वो हमारे पास बेंड हो जाए, यानी बेंडिंग ऑफ वेव जो है इसको हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। डिफ्रैक्शन अगर अच्छे तरीके से आपको चाहिए हो तो इसकी सबसे अच्छी चीज ये होती है कि आप उस ऑब्स्टेकल के का साइज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ रखें, यानी वेवलेंथ के नियरली करीब करीब का रखें। जितना वेवलेंथ के करीब करीब जाएंगे, फर्ज करें इसकी वेवलेंथ अगर 2 सेंटीमीटर है एंड यू हैव जस्ट पुट द ऑब्स्टेकल ऑफ 2 सेंटीमीटर, in fact the obstacle of 2 centimeter, and you got the gap of 2 centimeter there, then obviously the wave generation will be in circular pattern and that wave generation is known as diffraction. इसको हम डिफ्रैक्शन कहेंगे। सो वेव को एक अच्छे तरीके से स्टडी करने के लिए डिफ्रैक्शन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस कहते होते हैं कि जब आपकी टू वेव्स with number 1 same frequency, same wavelength, and traveling at same direction, जब दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, यानी एक ही जैसी फ्रीक्वेंसी हो और एक ही जैसा वेवलेंथ हो और आपका ट्रैवलिंग एट सेम डायरेक्शन हो। नंबर 4 जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। मैं ये समझाऊंगा। तो वो दोनों वेव जब आपस में एक दूसरे के साथ सुपर इंपोज होती हैं तो वो इंटरफेरेंस का पैटर्न जनरेट करती है। यानी फर्ज करो, मैं इसको समझाने से पहले आपको थोड़ा सा इंटरफेरेंस के हवाले से थोड़ा सा बताऊं। फर्ज करें हमारे पास अगर एक वेव है, ये वेव है, ये देखें, ये हमारे पास एक वेव आ रही है, ये वेव है, और ये एक, मैं एक और भी वेव्स बना लेता हूं,
एक वेव हमारे पास ये आ रही है और एक वेव हमारे पास ये आ रही है। और मान लें कि इनकी डायरेक्शन भी एक है और इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है तीनों की, और ये सेम डायरेक्शन में भी जा रही हैं और कांस्टेंट फेज डिफरेंस दे रही है। कांस्टेंट फेज डिफरेंस का मतलब हुआ यानी एक ही जैसी वेवलेंथ हर वक्त प्रोड्यूस हो रही है। ऐसा नहीं है कि कहीं बहुत ज्यादा हो रही हो फिर कम हो रही हो, यानी कॉन्स्टेंटली एक ही जैसी फेज में ये एक ही जैसी वेवलेंथ में एक ही जैसी फ्रीक्वेंसी में ये चल रही है। तो और वेवलेंथ भी सबकी एक ही जैसी है। मतलब फर्ज करें अगर यहां से यहां तक आपने पढ़ा हुआ है कि क्रस्ट से क्रस्ट तक का जो टोटल डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज वेवलेंथ। इसी तरह आपका क्रस्ट से क्रस्ट तक का डिस्टेंस या ट्रफ से ट्रफ तक का डिस्टेंस, इसको एक ही वेवलेंथ कहते हैं और सबकी वेवलेंथ हमारे पास सेम है। तो जब ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी, यानी फर्ज करो ये वेव में इसके ऊपर इंटरेक्ट करवा देता हूं, ये देखें ये वाली मैं इसके ऊपर इंटरेक्ट करवा देता हूं, ये मैंने ये पहली वेव थी और इसके ऊपर दूसरी वेव है, यानी पहली वेव और दूसरी वेव एक दूसरे के ऊपर इंटरेक्ट होगी। तो ये क्या होगा, ये एक नई वेव जनरेट करेंगी। या तो ये वेव इनहैंस हो जाएगी या ये वेव डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर स्टूडेंट्स क्रस्ट फॉल्स ऑन क्रस्ट, अगर क्रस्ट पे मतलब फॉल कर गया और ट्रफ पे फॉल कर गया, ट्रफ पे फॉल कर गया, तो यकीन करें स्टूडेंट्स वो वेवलेंथ वो जो उसका एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा, यानी दोनों का सम ऑफ एम्पलीट्यूड हो जाएगा। अगर तो इनका एम्पलीट्यूड सेम है, तो अगर एम्पलीट्यूड सेम नहीं है तो ये जिसका अगर 5 एम्पलीट्यूड इसका था और इसका 3 एम्पलीट्यूड था, 5 3 8 हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखें कि दोनों का वेवलेंथ सेम होना चाहिए। सो ये जो नई वेव बनने जा रही है जो कि मैं यहां बनाऊंगा, वो उसका एम्पलीट्यूड जो है ना वो काफी हाई हो जाएगा, यानी 5 और 3 अगर 8 या 5 5 10 कर लें, ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब क्रस्ट से मिलेगा। ये देखा आपने, इसका क्रस्ट मिला, इसका ट्रफ मिला। क्रस्ट ने क्रस्ट को इनहैंस करके बड़ा कर दिया, ट्रफ ने ट्रफ को इनहैंस करके बड़ा कर दिया। सो ये हमारे पास उसके टोटल एम्पलीट्यूड को इनहैंस कर देगा और इस वेव को कहते होते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसकी 2 टाइप्स आपने पढ़ी थी। नंबर 1 था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा आपने पढ़ा था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होती है स्टूडेंट्स, अगर ये आपका क्रस्ट ट्रफ के ऊपर जाके मिले। फर्ज करो एक वेव इसी के साथ मिलती है, यूं मिलती है कि वो यूं हमारे पास ना, और सबसे बढ़कर एम्पलीट्यूड भी उसका सेम है। एग्जांपल, सो क्रस्ट इसके ट्रफ को खत्म कर देगा, ये ट्रफ उसके क्रस्ट को खत्म कर देगा। जो नेट रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स वो बिल्कुल फ्लैट लाइन आएगी। इन केस अगर कोई वेवलेंथ का जो एम्पलीट्यूड है बड़ा है, जैसे फर्ज करो रेड का एम्पलीट्यूड 4 है जबकि ब्लैक का एम्पलीट्यूड 5 है, तो इसका मतलब है ब्लैक 1 सेंटीमीटर बड़ी है। तो फिर ब्लैक वाली चूंकि बड़ी है और रेड वाली छोटी है, तो रेड वाली अगर 4 एम्पलीट्यूड रखती है और ब्लैक वाली 5 रखती है, तो 5 में से 4 माइनस कर दें तो ब्लैक वाली जो है वो 1 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो ब्लैक वाली का एम्पलीट्यूड जो है ना वो इनहैंस, वो आपका एज अ होल एम्पलीट्यूड बन जाएगा, यानी उसका एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो इन केस ऑन द अदर हैंड अगर रेड का ब्लैक से ज्यादा है तो फिर रेड में होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर लेती है। सो इफ दे गॉट द सेम एम्पलीट्यूड दे विल डिस्ट्रॉय ईच अदर एंड द रिजल्टेंट वेव इज नथिंग। आपकी पास रिजल्टेंट वेव कुछ नहीं बनने लगी। ये था एक छोटा सा तारुफ इंटरफेरेंस का। इंटरफेरेंस में 2 वेव्स अगर ऐसे मिले कि वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करें, तो वो तभी मुमकिन है जब क्रस्ट से मिले, ट्रफ से मिले। और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्रस्ट को ट्रफ से मिलना चाहिए और ट्रफ को किससे मिलना चाहिए, क्रस्ट से मिलना चाहिए। और ये 3-4 बातें जो हैं लाजमी पूरी होनी चाहिए, तब आपके पास जो फिनोमिना क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। स्टूडेंट्स ये तो क्रस्ट ट्रफ का बताया। इसी तरह साउंड में, चूंकि साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं होती, वो एक होती है आपके पास, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है जिसको कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं।
और जबकि लाइट जो है वो आपके पास ट्रांसवर्स वेव होती है, अप डाउन वाली, उसमें जो आपका साउंड वेव है उसमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होते हैं। सो वहां भी अगर कंप्रेशन कंप्रेशन से मिलेगा, रेयरफैक्शन से मिलेगा, तो आवाज जो है वो कंस्ट्रक्टिव हो जाएगी। और अगर कंप्रेशन रेयरफैक्शन से मिलेगा, रेयरफैक्शन कंप्रेशन से मिलेगा, सो दे गोना डिस्ट्रॉय ईच अदर एंड द रिजल्टेंट वेव इज नथिंग। मेरा आज यही टॉपिक है। मैं अभी इससे नेक्स्ट लेक्चर में आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के हवाले से पढ़ाऊंगा। अभी मैं इंटरफेरेंस डिफरेंट जगहों पे आपको पढ़ाने की एक कोशिश करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब आप ये बात तो इंटरफेरेंस के हवाले से समझ चुके हैं। अब मैं जनरली देखें, फर्ज करें कि अगर आप कोई वेव्स पैदा होती है किसी की भी, बेशक वाटर वेव्स कर लो या जो भी है, जब आप उस वेव्स के बीच में दो डबल एक ऑब्स्टेकल रखते हैं, और ये लें, ये ऑब्स्टेकल रख ली मैंने, एक ऑब्स्टेकल ये रख ली, एक ऑब्स्टेकल में ये रख देता हूं। ये ऑब्स्टेकल रख ली, ये हमारे पास ये लाइट आ रही है या वाटर वेव्स आ रही हैं, कुछ भी आ रही हैं, ये मैंने उनके बीच में ये एक हिंड्रेंसेस दो रख ली, यानी रुकावट। ये क्या होगा, ये वेव जब इनके साथ टकराएंगी, इनके साथ फर्ज करें ये वाटर वेव्स हैं, ये टकराएंगी, और पहले तो आपने इनका जो ये स्लिट है, इसको स्लिट कहा जाता है, इस स्लिट के साइज जो है ये आपने बहुत ही नैरो रखने, नियरली कंपेरेबल टू द वेव लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, आपने एक बात का को मेक श्योर करना है कि ये इस एक्सपेरिमेंट को डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। आमतौर पे ये ज्यादा बेहतर होता है। क्यों बेहतर होता है, हम डबल स्लिट से क्यों करते हैं, हम दो डिफरेंट वेव्स क्यों नहीं लेते कि फर्ज करो एक वेव्स यहां डाल दें हम और दूसरी वेव्स यहां डाल दें, और देखें वो दोनों एक दूसरे से जब टकराएंगी तो वो एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस का पैटर्न जनरेट करेंगी। तो स्टूडेंट्स, हम इन वेव्स के हवाले से श्योर नहीं होते कि ये कितनी वेवलेंथ रखती है। हो सकता है ये वेवलेंथ छोटी हो, ये थोड़ी सी बड़ी हो, तो फिर आपका इंटरफेरेंस का पैटर्न जनरेट नहीं हो सकता। तो इसका बेहतर तरीका ये होता है कि जो आपकी वेव्स आ रही हो उनके बीच में डबल स्लिट लगाएं, और डबल स्लिट क्या, वो एक्चुअली एक ही वेव जो है ना, वो दो डिफरेंट सोर्सेज बन जाएंगे हमारे पास। एक सोर्स ये बन जाएगा S1, एक सोर्स ये बन जाएगा S2। इसके साइड तरफ भी हमारे पास सर्कुलर पैटर्न जनरेट हो जाएंगे, ये लें, इसके साथ भी सर्कुलर पैटर्न जनरेट हो जाएंगे, और इसमें भी सर्कुलर पैटर्न जनरेट होने शुरू हो जाएंगे, ये भी सर्कुलर पैटर्न जनरेट करना शुरू कर देंगे, यानी दोनों साइड के सर्कुलर पैटर्न हमारे पास जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज द बेस्ट वे टू क्रिएट इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्रिएट करने का ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि उसमें आपके पास जो दो सोर्सेज है उन दोनों की वेवलेंथ सेम है, सो हमें वेवलेंथ जो है ना वो सेम होनी चाहिए, और ऊपर से फ्रीक्वेंसी भी सेम है। क्यों फ्रीक्वेंसी सेम है, क्योंकि एक ही वेव आ रही है, उसी को हमने दो डिफरेंट सोर्सेज में मुंतकिल करके उसको आगे फॉरवर्ड किया। तो अगर हम दो डिफरेंट सोर्सेज ले लेते हैं तो हमारे लिए ये इशू होता, हो सकता है कि ये कांस्टेंट फेज ना दे रहा होता, ये कांस्टेंट फेज दे रहा होता, इसकी वेवलेंथ डिफरेंट होती, इसकी वेवलेंथ डिफरेंट होती, इसकी फ्रीक्वेंसी में और इसकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा फर्क होता, इवन वेवलेंथ में और एम्पलीट्यूड में फर्क होने से भी थोड़े से इश्यूज हो जाते हैं। सो ये तमाम जो आपको बातें बताई हैं, ये पूरा करने का मेथड यही है कि आप दो ऑब्स्टेकल लगाकर आप दो स्लिट्स पैदा कर देंगे, तो वो दो स्लिट में जो जो सर्कुलर पैटर्न क्रिएट होंगे दे विल मीट ईच अदर। जहां जहां वो मिलेंगे तो वो दो किस्म के पैटर्न जनरेट करेंगे, या तो वो आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जनरेट करेंगे या वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जनरेट करेंगे। सो इस फिनोमिना को आप क्या कहते होते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। फर्ज करें ये एक पॉइंट है हमें मिला जहां आपका इंटरफेरेंस का एक, खैर हर जहां जहां ये मिल रहे हैं वहां इंटरफेरेंस हो रही है, ये हर जगह पे हम इसको स्टडी करते हैं। फर्ज करें यहां से यहां तक वेव इसका डिस्टेंस है और इसका यहां से यहां तक डिस्टेंस है, ये हमारे पास। अब देखें ये क्रस्ट है, ये ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, ये ट्रफ है, इसके लिहाज से ट्रफ है, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट, इसके लिहाज से क्रस्ट है। अब क्या होगा इस पॉइंट पे जाके, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर क्रस्ट ट्रफ के साथ मीट करेगा
सो दे विल डिस्ट्रॉय ईच अदर। इस जगह पे वेव आपकी खत्म हो जाएगी, यानी इस जगह पे आपका एक किस्म का, अगर तो ये लाइट हुई तो डार्क फ्रिंज कायम हो जाएगी, यानी काला अंधेरा का कोना एक क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर तो ये लाइट नहीं है, कोई और चीज है, जैसे साउंड है, साउंड में से कंप्रेशन रेयरफैक्शन से चलते होते हैं, चलो कंप्रेशन रेयरफैक्शन से भी चलें, ये हमारा रेयरफैक्शन है, ये कंप्रेशन है, तो इस जगह पर आपको कोई आवाज नहीं पैदा होगी, मतलब ये एम्पलीट्यूड एक दूसरे को खत्म कर देगा। सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है डिस्ट्रॉइंग ईच अदर, ये एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इस जगह पर आपको कोई, अगर वाटर वेव हुई तो आपको किसी किस्म की वेव यहां फील नहीं होगी, यानी वेव्स खत्म हो जाएंगी हमारे पास। अच्छा, एक चीज और बतानी है आपको, आप लोगों ने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट होती है आपकी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो वो पाथ डिफरेंस जो होता है ना, उसका पाथ डिफरेंस वो एम लेमडा की फॉर्म में होता है, वेयर एम जो है वो हमारे पास 0 +-1 +-2 इंटीजर्स में होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा था अगर याद हो तो। पाथ डिफरेंस हमारे पास ये होता है किसमें, कंस्ट्रक्टिव इंटर। पाथ डिफरेंस क्या होता है ये मैं बताता हूं। पाथ डिफरेंस का मतलब है कि यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का जो रास्ता है उसका फर्क कितना है। मतलब अगर आप यहाँ 5 मीटर चले या 4 मीटर चले तो फर्क 1 मीटर का है। सो वो 1 मीटर चेक करना है वो कंस्ट्रक्टिवली जा रहा है या डिस्ट्रक्टिवली जा रहा है, वो मैं अभी आपको समझाता हूं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपने ये पढ़ा था, डिस्ट्रक्टिव में आपने ये पढ़ा था कि जो पाथ डिफरेंस है वो m+1/2 लेमडा की फॉर्म में होता है, और उसमें मैंने ये बताया था कि m जो है वो 0 +-1 +-2 यानी इंटीजर्स में आपके ये चलते जाते हैं। अब फर्ज करें इस पॉइंट पे हमने ये पहले तसल्ली कर ली कि इस जगह पे पाथ डिफरेंस जो हमारा बन रहा है वो ऐसा बन रहा है कि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहा है। देखिए, क्रस्ट ऑफ 1 वेवलेंथ हुई, क्रस्ट ऑफ 2 वेवलेंथ हुई, क्रस्ट ऑफ 3 वेवलेंथ हुई, क्रस्ट ऑफ 4 वेवलेंथ हुई, यानी यहां से यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज 4 वेवलेंथ, यानी 4 वेवलेंथ। जबकि यहां से यहां तक देखें क्रस्ट ऑफ 3.5 बनता है, 1 2 3 3.5 बनता है, ये दूसरा डिस्टेंस हमारा 3.5 बनता है। तो अगर मैं इनको माइनस कर दूं, यानी 4 वेवलेंथ में थे, बड़े में से छोटे को माइनस करना है तो हाफ वेवलेंथ बचता है। तो देखें आप इसी रीजन में फॉल कर रहे हैं, क्योंकि अगर m की वैल्यू 0 होती है ना स्टूडेंट्स, 0 + 1/2 होता है, 1/2 लेमडा, यानी यही पाथ डिफरेंस आपके पास आ रहा है। सो अगर पाथ डिफरेंस 1/2 की फॉर्म में हो, जैसे 1/2 लेमडा +-1/2 +-3/2 लेमडा +-5/2 लेमडा +-7/2 लेमडा, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तरफ जा रहे हैं आप। और कंस्ट्रक्टिव में ये होगा या 0 होगा या 1 लेमडा या +-2 लेमडा +-3 लेमडा। ये प्लस माइनस में इसलिए लिख रहा हूं कि हो सकता है आप D2 में से D1 माइनस कर लें, तो फिर आपके आंसर्स माइनस में आएंगे। सो इस फॉर्म के जो होते हैं वो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव पैदा करते हैं। चले चेक करते हैं कि कंस्ट्रक्टिव कहां पर प्रोड्यूस हो रहा है। लेट्स से कोई और पॉइंट ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं। देखिए, क्रस्ट ऑफ 1, क्रस्ट ऑफ 2, क्रस्ट ऑफ 3, क्रस्ट, ये क्रस्ट है, यानी इसके हिसाब से ये क्रस्ट है 1 2 3 3.5। ठीक है, अब यहां से देखते हैं, क्रस्ट ऑफ 1, क्रस्ट ऑफ 2, क्रस्ट ऑफ 3, क्रस्ट ऑफ 4, ये भी ट्रफ है तो फायदा नहीं हुआ, क्रस्ट ऑफ के साथ मिलेगा वही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा। ये ले लेते हैं स्टूडेंट्स, ये ले लेते हैं, चले, क्रस्ट ऑफ 1, क्रस्ट ऑफ 2, क्रस्ट ऑफ 3, क्रस्ट ऑफ 4, ये 4 वेवलेंथ बना रहा है, 4 वेवलेंथ्स। ठीक है, और क्रस्ट ऑफ 1, क्रस्ट ऑफ 2, क्रस्ट ऑफ 3, क्रस्ट ऑफ 4, ये भी 4 बना रहा है। तो इसके पाथ डिफरेंस, इसके पाथ में से इसके पाथ को माइनस कर लें तो स्टूडेंट्स 4 में से 4 माइनस करने से आपका 0 आएगा, यानी ये चीज आ रही है। फर्ज करें ये एक पॉइंट है जी, यहां से यहां क्रस्ट ऑफ 1, क्रस्ट ऑफ 2, क्रस्ट ऑफ 3 3.5 आ रहा है, 3.5, और यहां से देखें 1 2 3
4, ये भी वो डिस्ट्रक्टिव बना, हम कंस्ट्रक्टिव में जा रहे हैं। आपने एक चीज देखी है कि क्रस्ट ट्रफ जब पूरा होता है तो पूरी वेवलेंथ होती है, लेकिन जब क्रस्ट पे फंस जाए चीज तो आधी वेवलेंथ आती है। तो फर्ज करें एक डिस्टेंस हमारा 7 वेवलेंथ बनता है और दूसरा डिस्टेंस हमारा 5 वेवलेंथ बनता है। ये तभी होगा 7 वेवलेंथ तभी होगा जब क्रस्ट ट्रफ पूरी एक वेवलेंथ यानी ट्रफ पे बात होगी। यहां भी क्रस्ट ट्रफ पे बात होगी क्योंकि कंप्लीट है हमारे पास। तो 7 में से 5 माइनस करें तो तुम्हारे पास 2 वेवलेंथ आएगा, जो कि हमारे पास ये चीज आ रही है। दैट शोज कि हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो गई है। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फिनोमिना जो है ये हमारे पास सारी वेवलेंथ्स में लगता है। सो ये तमाम बातें हमें एक चीज की तरफ तहरीक दे रही हैं कि जब आपके ये सब चीजें प्रोड्यूस हो रही हो तो उनमें ये 4 कंडीशन के साथ साथ कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए। खैर ये मैंने कांस्टेंट फेज डिफरेंस लिख लिया है। कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए, ऐसे सोर्सेज हों, वेव जनरेट करने वाले सोर्सेज ऐसे होने चाहिए। अगर तो 2 डिफरेंट किए कि दोनों कांस्टेंट फेज ऑफ डिफरेंस लेकर आए, एक ही जैसी वेवलेंथ प्रोड्यूस करते हुए जाएं। ये नहीं है कि कहीं 5-6 पैदा कर ली 1 सेकंड में, फिर 1 सेकंड में 2 पैदा की, तो दैट इज नॉट कोहेरेंट सोर्स। एक ही जैसी वेव। दूसरा, वेवलेंथ भी एक जैसी पैदा करें। तीसरा, फ्रीक्वेंसी भी एक जैसी पैदा करें। फ्रीक्वेंसी भी यानी एक ही टाइम में सेम वेवलेंथ प्रोड्यूस करें, सेम नंबर ऑफ वेवलेंथ प्रोड्यूस करें, और हमारे पास वेवलेंथ भी सेम होनी चाहिए, कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए। दूसरा, नैरो स्लिट्स होनी चाहिए। ये स्लिट्स नैरो, ये याद रखें, नैरो स्लिट्स। नैरो स्लिट्स नैरो स्लिट्स का मतलब है कि आप जो स्लिट यूज करें, दिस शुड बी वेरी नैरो सो दैट दिस कुड प्रोड्यूस वेरी गुड डिफ्रैक्शन पैटर्न। ये डिफ्रैक्शन पैटर्न आपके बहुत अच्छे प्रोड्यूस कर सके। अगर इन डिफ्रैक्शन पैटर्न में जरा सा भी झोल हुआ तो ये मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आपने कोशिश करना है कि आपका बहुत ही छोटा होना चाहिए, उसका साइज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ होना चाहिए। आप नॉर्मली वाटर में तो ये कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट की बात आती है लाइट की तो वो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो माइक्रोज में होती है स्टूडेंट्स। माइक्रोज में आपको फिर इतनी खुली खुली स्लिट्स नहीं चाहिए होती, फिर आपको स्लिट का साइज भी नियरली माइक्रो के इक्वल करना पड़ता है ताकि आप इजीली डिफ्रैक्शन पैटर्न को जनरेट कर सकें। जब 2 साइड के डिफ्रैक्शन पैटर्न आपस में मिलते होते हैं स्टूडेंट्स, तो उस वक्त ये आपका इंटरफेरेंस का पैटर्न जनरेट करते हैं। सो एक बात और भी बताऊं कि आपकी नैरो स्लिट्स के साथ साथ मोनोक्रोमैटिक होना चाहिए आपके पास वेव्स। मोनोक्रोमैटिक का मतलब एक ही जैसी वेव्स, यानी जैसी वेव यहां से पैदा हो रही है ऐसी वेव यहां से पैदा हो। अगर तो आप एक ही को डबल स्लिट में चला रहे हैं तो ये ऐसा ही होगा, लेकिन फर्ज करें अगर आप 2 डिफरेंट सोर्सेज पैदा के साथ कर रहे हैं तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है इस एक्सपेरिमेंट को सॉल्व करना या प्रोड्यूस करना। एक बात याद रखें, मोनोक्रोमैटिक का होना बहुत जरूरी है। मोनोक्रोमैटिक का तो सेम वेवलेंथ, आपकी वो 2 सेम वेवलेंथ हो। लेकिन ये बात याद रखें कि जो लाइट होती है, लाइट में भी आपका सेम कलर होने चाहिए, कलर सेम हो तभी सेम वेवलेंथ होगी। ब्लू का ब्लू के साथ आपने करना है, अगर ब्लू का येलो के साथ करेंगे दोनों की वेवलेंथ डिफरेंट होगी, सो यू वोंट सी एनी इंटरफेरेंस पैटर्न देयर। अगला है हमारा स्टेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए। स्टेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए, यानी जहां आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये नहीं है कि एक्सपेरिमेंट वाली जगहों पे पहले इतनी वाइब्रेशन हो रही हो, ऊपर से आप भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस करना बैठ जाएं, सो यू नॉट गोना गेट द वेरी गुड रिजल्ट। बड़ा स्टेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए, कोई किसी किस्म के करंट्स नहीं होने चाहिए जो उसमें एड अप होकर रिजल्ट्स को चेंज कर लें। सो स्टूडेंट्स, इंटरफेरेंस के लिए ये तमाम चीजें हमारे पास बहुत लाजमी हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ वाटर वेव्स। पानी की वेव्स में इंटरफेरेंस को प्रोड्यूस करना। वाटर वेव स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसा ही जैसा मैंने आपको बताया,
आप दो सेम किस्म की वेव्स प्रोड्यूस करके एंड दे शुड गो इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन भी इनकी सेम होनी चाहिए, यू कुड क्रिएट इंटरफेरेंस। याद रखें, अगर डायरेक्शन अपोजिट हुई तो फिर इंटरफेरेंस पैदा नहीं होगी, फिर आपके स्टेशनरी वेव्स पैदा होती है जब दो डिफरेंट साइड पे डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाए। अब फर्ज करें, आमतौर पे वाटर को समझने के लिए हमारे पास क्या होता है, रिपल टैंक होता है। रिपल टैंक वाटर वेव्स को अंडरस्टैंड करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। उसमें एक हमारे पास ट्रे होती है, उस ट्रे में आपके पास वाटर भरा हुआ होता है, पूरा वाटर होता है, दो वाइब्रेटर ऑन होते हैं, उसमें एक वाइब्रेटर यहां और एक वाइब्रेटर यहां, दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी में, एक ही क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी में और एक ही क्या कहते हैं वेवलेंथ्स में इसको प्रोड्यूस करवाया जाता है, यानी एक ही साइजेस में जितना ये डिप किया जाता है उतना ये डिप किया जाता है, तो नतीजा आपकी वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाती हैं, ठीक है, वेव्स। और दूसरी साइड से ये तो पहला सोर्स 1 है ना, ये सोर्स 2 है। दूसरी साइड से यहां भी जब ये वाइब्रेटर भी ऑन होता है तो ये भी अपनी वेव्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, तो नतीजा ये कुछ कुछ पॉइंट पे जाकर कंस्ट्रक्टिवली मिल रहे होते हैं, कुछ कुछ पे डिस्ट्रक्टिवली मिल रहे होते हैं। ये देखें बहुत सारे पॉइंट्स पे ये मिल रहे हैं, तो कहीं ये कंस्ट्रक्टिवली मिल रहे हैं और कहीं ये डिस्ट्रक्टिवली मिल रहे हैं। सो वेयरएवर दे मीट ईच अदर, इफ दे आर the coherent sources, they are producing monochromatic waves, in एक ही जैसी waves, and they are coherent sources, they are going in the same direction, so they will definitely produces some destructive fringes and some constructive fringes. Wherever they meet in such a way that they cancel the effect of each other, means crust is meeting with trough and trough is meeting with crust, they're going to destroy each other. So if they are meeting in such a way that the construct is falling on crust is falling on crust and trough is falling on trough, you're going to see that the constructive interference is produced, mean उस जगह पर आपका एम्पलीट्यूड हाई होगा और बड़ी वेव पैदा होगी आपके पास, और जिस जगह पर डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा वेव खत्म हो जाएगी, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा सिस्टम सारे का सारा। सो वाटर वेव्स को समझने के लिए आपका रिपल टैंक में ही समझना जरूरी है, और आप ऊपर से नहीं देखते होते, आप एक्चुअली ऊपर स्क्रीन होती है, ऊपर आप बल्ब ऑन करते हैं, इसके ऊपर लाइट होती है और नीचे आपने एक स्क्रीन बिछाई हुई होती है, ऊपर तो ये ट्रे होती है ना पानी की, नीचे स्क्रीन बिछाई होती है। सो यू आर लुकिंग एट each and everything on that particular screen, because screen will show the shadow of what is happening on that particular tray. So I hope आप लोगों को ये बात भी समझ आ गई होगी। हमारे पास एक और टॉपिक है, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। स्टूडेंट्स दे आर जस्ट रिपीटिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, वही चीजें दोबारा रिपीट हो रही हैं, सब में यही लॉ लगेगा। हम यूं करते हैं, हम दो स्पीकर ले लेते हैं, लेट्स से ये एक स्पीकर है, स्पीकर 1, आपकी गाड़ी में स्पीकर होते हैं, और ये स्पीकर 2, और ये दोनों एक ही जैसी साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम वेवलेंथ है, ट्रेवलिंग एट सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन भी सेम है हमारे पास, कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, कोहेरेंट सोर्स है, नैरो सेट नहीं है, चलो ये क्योंकि दे आर प्रोड्यूसिंग साउंड देमसेल्व्स, ये खुद पैदा कर रहे हैं। सो क्या होगा, ये वेव प्रोड्यूस करेंगे कंप्रेशन रेयरफैक्शन की फॉर्म में, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, ये बहुत सारे पैदा करेंगे। ऑन द अदर हैंड दूसरा भी ऐसा ही होगा, कहेगा मैं क्यों पीछे रहूं भाई, मैं भी तो हूं इस दुनिया का ही बंदा, तो मैं भी प्रोड्यूस करूंगा ये चीजें। So you're gonna see number of constructive and destructive interference wherever they meet each other, such that they are cancelling the effect of each other. You are not gonna hear any sound in that particular point. उस पॉइंट पे आपको किसी किस्म का साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी यहां से यहां तक और यहां से यहां तक के डिफरेंस में कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, ये कंप्रेशन मिल रही है, 1 2 3 4 4.5 वेवलेंथ है, 4.5, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, यहाँ रेयरफैक्शन मिल रही है, और ये 1 2 3 4 वेवलेंथ्स बन रही है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन के साथ टकरा रही है। सो दे विल कैंसिल इफेक्ट ऑफ ईच अदर। सो हमारे पास अगर दोनों के पाथ को माइनस कर दिया जाए, 4.5 में से
4 को माइनस कर दिया जाए तो 1 हाफ वेवलेंथ आएगी। तो 1/2 की फॉर्म में जो भी होती है स्टूडेंट्स, दे आर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और जहां जहां फर्ज करो ये पॉइंट है 1 2, 2 वेवलेंथ बन रही है यहां से 1 2 3 4। यार क्या मुझे आज तो कंस्ट्रक्टिव मिलना महाल हो गया। ये कर लेते हैं, ये पॉइंट, ये देखें 1 2 2 वेवलेंथ्स हैं यहाँ 1 2 3 4 5, यहां से यहाँ 5 वेवलेंथ आ रही है। तो 5 वेवलेंथ में से ये वाली 2 वेवलेंथ माइनस कर दें तो क्या आंसर है 3 वेवलेंथ। तो ये कंफर्म सी बात है कि इनका पार्ट डिफरेंस चूंकि नेचुरल या इंटीजर नंबर में आ रहा है हमारे पास, तो दे आर प्रोड्यूसिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बट इफ द part difference is in such a way that they are the factor of the denominator of 2, they are surely destructive interference. I hope आप लोगों को ये बात समझ आ गई हो। नेक्स्ट है हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, लेकिन उसके लिए मैं चाहूंगा कि दूसरा लेक्चर नंबर 2 हम रखें इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर से पहले मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, क्योंकि वो इसमें एक पूरा एक्सपेरिमेंट है जो एक बड़े मशहूर साइंटिस्ट थे जिनका नाम था यंग, उन्होंने 1801 में एक्सपेरिमेंट किया था। आई वुड लव टू टेल यू अबाउट दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट इन अ सेपरेट वीडियो। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।